नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काव्य के प्रकार। तो इसके अंतर्गत हम रेखा जी हेलो। तो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य। तो ये क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो आज वो सभी डाउट्स आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वैसे तो ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तो शायद मंजरी जी गुड आफ्टरनून, दीपा जी गुड आफ्टरनून, कृष्णा जी गुड आफ्टरनून। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी आज सभी लाइव होंगे, क्योंकि मैं ये अचानक से ही मैंने क्लास ली है दोपहर के टाइम, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो हमें क्लियर करना है कल से। वैसे भी हमें यूनिट 5 स्टार्ट करनी थी, तो जो भी टॉपिक छूटे हैं बहुत सारे आज ही होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस ज्वाइन करनी है यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूजीसी नेट हिंदी नेम से, तो आप वो चेक कर सकते हैं। जी दीपा जी, मैं सोचा था चलो ऑफलाइन करूं, लेकिन फिर अगर किसी के पास टाइम है तो वो इस टाइम ज्वाइन कर सकता है। तो सामने ही बात कर लेते हैं। तो काव्य के प्रकार डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले काव्य क्या होता है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो सभी आप में से जानते होंगे काव्य क्या है, काव्य का अर्थ क्या है और उसके प्रकार क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक सामान्य जानकारी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही उसके भेद डिस्कस करेंगे। तो काव्य उन रचनाओं के लिए, हाँ मॉर्निंग की क्लास नहीं हुई, आज 3-4 क्लासेस होंगी अभी इसके बाद। अभी थोड़ा टाइम ले लेके होंगी, हर एक घंटे पे शायद होगी या फिर 2 घंटे पे, तो लेकिन आज ही हो जाएंगी सारी क्लास। तो काव्य उन रचनाओं के लिए जो रस भाव से परिपूर्ण ललित साहित्य है, और शास्त्र उन रचनाओं के लिए जो बुद्ध प्रधान है। तो संस्कृत में एक शब्द प्रयोग हुआ था, राजशेखर ने इसको वाङ्मय के 2 भेद किए थे, काव्य और शास्त्र, उन्होंने ही भेद किए थे पूरी रचना जो होती हैं सबके। तो उन्हीं का अर्थ है कि काव्य उन रचनाओं के लिए जो रस भाव से परिपूर्ण ललित साहित्य है, और शास्त्र उन शब्दों के लिए प्रयोग किया गया कि जो रचनाएं बुद्ध प्रधान हैं और ज्ञान का साहित्य हैं। तो इस प्रकार से पूरे साहित्य को, पूरी रचनाओं को, सबको 2 प्रकार से बांटा गया साहित्य को। और मनोविज्ञान, वैदिक दर्शन, ये सभी शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो कालांतर में जो काव्य का प्रयोग था वो पोएट्री के लिए हुआ, पद के लिए सीमित अर्थ में होने लगा, और गद्य और पद दोनों को साहित्य कहा जाने लगा, सम्मिलित रूप उसका साहित्य कहा जाने लगा, और वैसे पद शब्द का प्रयोग होने लगा काव्य के रूप में। तो इसको ही हम देखने वाले हैं। तो वैसे तो राजशेखर ने जिसे काव्य कहा है या फिर ललित साहित्य कहते हैं, उसी को पाश्चात्य विचारक शक्ति कहते हैं, शक्ति का साहित्य कहते हैं। तो मोटे तौर पे हम देख लेते हैं कि इसके कितने भेद हैं। पूरा साहित्य है, उसके 2 भेद किए गए थे, रचनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक साहित्य। तो प्रथम के अंतर्गत गद्य पद की सभी विधाएं आ जाती हैं, जो कि रचनात्मक साहित्य है, उसमें शायद सारा गद्य आ जाएगा और पद आ जाएगा। लेकिन जो आलोचनात्मक साहित्य होता है उसके अंतर्गत ज्ञान से समस्त शास्त्र जो भी होते हैं, संबंधित शास्त्र, सभी ज्ञान के उसके अंतर्गत आते हैं, आलोचनात्मक साहित्य के अंतर्गत। तो साहित्य दर्पण आप सभी को पता होगा, हमने जब काव्य डिस्कस किया था। धीरज अंजलि जी गुड आफ्टरनून। तो साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ जी हैं, और उन्होंने साहित्य के यानी काव्य के, साहित्य उस समय काव्य के लिए ही प्रयोग हो रहा था, तो काव्य के 2 भेद किए थे। एक तो किया था दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत ललित साहित्य आता था। ललित साहित्य कहते हैं जिसे देखकर जैसे जिसका आनंद हम रंगमंच पे देखते हैं, उस सभी को हम ललित साहित्य कहते हैं। तो ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाता था। और श्रव्य काव्य वो था जिसका आनंद हम स्वयं पढ़कर लेते हैं या फिर सुन कर लेते हैं, तो ये सब आता था श्रव्य काव्य के अंतर्गत। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने जो काव्य में भेद किए हैं उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। दृश्य और श्रव्य के रूप में उन्होंने 2 रूप से बांटा था। और इसी तरह से इसके श्रव्य काव्य के 3 उपभेद किए गए, गद्य, पद, चंपू। तो गद्य वो रचना होती है जो छंदों से बिल्कुल ही मुक्त होती है, उसका छंद का किसी भी तरह का उसमें बंधन नहीं होता है, और उसमें भाव से ज़्यादा विचारों को प्राथमिकता मिलती है। तो गद्य की रचना जो होती है वो विचारात्मक होती है, और विचार ही उसमें अधिक रहते हैं। चिंतन प्रधान लेखक जो भी होते हैं वो गद्य रचना ही लिखते हैं।
तो गद्य के अंतर्गत उपन्यास आएंगे, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा साहित्य आ जाता है, डायरी आ जाता है, भेंट वार्ता, जो भी है विचारों से संबंधित जो भी होगा वो गद्य हो जाता है। और पद्य के अंतर्गत छंदबद्ध रचना आती है और छंद मुक्त भी रचनाएं भी आती हैं, लेकिन जिसमें भाव होगा बस वो। तो यानी भावात्मक रचनाएं सभी पद्य के अंतर्गत आती हैं और उसमें खासकर बल दिया जाता है लयात्मक, कि उसमें लय बनी रहे, लयात्मकता रहे। तो लेकिन जैसे छंदबद्ध रचनाएं जो होती हैं उनकी आयु काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि जो भी पाठक होते हैं, जैसे आपने भी काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं पढ़ी होंगी, पंक्तियां पढ़ी होंगी जो आपको हम बचपन से याद होंगी। तो पद्य की यही बात विशेष रहती है कि छंदबद्ध रचनाएं भी होती हैं और पद्य की जो भी कविताएं वगैरह होती हैं वो याद रहती हैं, वो काफ़ी समय तक उनकी यानी उनकी लंबी आयु होती है, क्योंकि वो कंठस्थ हो जाती हैं सभी पाठकों को, तो वो काफ़ी तो अच्छे से याद हो जाती हैं। बाकी मुक्त छंद में जो रचित कविताएं होती हैं वो आसानी से कंठस्थ नहीं हो पाती हैं, जो कि आधुनिक समय में लिखी जा रही हैं वो आसानी से याद नहीं हो पाती हैं। और पद्य के भी दो भाग किए गए, एक तो प्रबंध और दूसरा मुक्तक। तो प्रबंध काव्य हम देखेंगे और मुक्तक काव्य। तो इस तरह से हमने एक बार साधारण तरीके से बता दूं, पूरा काव्य को दो प्रकार से बांटा गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। उसके बाद दृश्य काव्य को तो अलग ही करते हैं। तो वैसे तो दृश्य को रूपक और उपरूपक में बांटा गया, तो रूपक 10 बताए गए हैं, 10 भेद किए गए हैं और उपरूपक के 18 भेद। तो उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे दृश्य काव्य, और हम डिस्कस करने वाले हैं श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएगा गद्य, पद्य और चंपू। तो आप समझ गए होंगे गद्य और पद्य। और चंपू क्या है, चंपू रह गया, तो चंपू समझ लें। तो चंपू गद्य और पद्य दोनों की समन्वित रचना जो होती है उसको कहते हैं। तो उसमें जो भी चंपूकार होते हैं वो अपने भावों को आगे लेकर रचनाएं लिखते हैं, उसमें भाव भी रहते हैं और छंदबद्ध रचना रहती है, और साथ साथ उसमें अपनी गद्य की रचना भी लिखते हैं, गद्य प्रधान भी रहती है, उसमें वर्णन भी करते हैं, विचार भी प्रमुखता से ही उसमें प्रयोग होते हैं। तो दोनों का जो समन्वित रूप है वही चंपू काव्य है। तो श्रव्य काव्य को 3 तरह से बांटा गया, गद्य, पद्य और चंपू। तो ये तो डिस्कस हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जो पद्य है हमारा उसको 2 तरह से बांटा गया है, एक तो प्रबंध काव्य। वैसे मुझे यहाँ पे देखना चाहिए था ये चीज़, लेकिन मैंने सोचा शायद साधारण सी चीज़ है, आपको शायद याद होगी सभी को, तो बाकी मैं इसमें बढ़ा दूंगी ये चीज़। तो पद्य जो है, पद्य के अंतर्गत हमारा प्रबंध काव्य आता है और मुक्तक काव्य। तो उनको ही हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो बंध की दृष्टि से काव्य के 2 भेद किए गए, एक तो प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, यानी प्रबंध काव्य उस रचना को कहा जाता है जिसमें कोई सानुबंध कथा होती है, उसमें कोई इसके जो छंद होते हैं, छंदों में पूर्वापर संबंध होता है। तो एक छंद दूसरे छंद से जुड़ा हुआ रहता है, उसका अर्थ एक तरह से छंद से छंद आगे बढ़ता जाता है। तो वो इस तरह से रहता है, कथात्मक रूप में इसको पूरा वर्णन किया जाता है। तो ये हमारी प्रबंध रचना होती है। तो इसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है, सर्गबद्ध रचना की जाती है। तो ये सब प्रबंध काव्य की विशेषताएं होती हैं। तो प्रबंध काव्य की एक विशेषता यही है, सबसे आवश्यक उसकी शर्त यही रहती है कि उसमें एक कथाक्रम होना चाहिए, कोई कथा हो, और जो भी छंद प्रयोग किए जा रहे हों वो अपने आगे वाले से भी संबंधित हों और पीछे वाले से भी संबंधित हों। ऐसा ना हो कि दोनों में कोई संबंध ही ना रहे, को दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कि पहले वाले का भाव अलग है, कथा अलग है, कुछ उसका विचार अलग है, और दूसरे वाले के बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक ही कथा चलती रहे और वो एक दूसरे से संबंधित रहे। तो उसी को ही कहा जाता है प्रबंध काव्य। तो यानी प्रबंध काव्य का एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो दूसरे शब्दों में प्रबंध काव्य की आवश्यक शर्त यही है कि उसमें कथाक्रम होना चाहिए और छंद अपने आगे और पीछे वाले छंदों से अर्थ की दृष्टि से जुड़े हों। तो अगर हमें अर्थ प्राप्त करना है, अर्थ वैसे भी प्रबंध काव्य की विशेषता है कि उसकी जो भी कथा होगी वो एक कुछ विशेष होगी, तो उसमें कथा वस्तु पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। तो प्रबंध काव्य में छंद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रबंध काव्य में सुसंगठित और विन्यास का होना आवश्यक है।
वे एक विस्तृत आकार वाली ऐसी रचना होती है जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो अब शायद समझ में आ गया होगा आपको प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम प्रबंध काव्य की कुछ विशेषताएं भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ध्यान रहे बिल्कुल। तो प्रबंध काव्य के लक्षण क्या होते हैं वो देख लीजिए। प्रबंध काव्य में एक सानुबंध कथा होती है, जैसा अभी बात की कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है और एक पूरी कथा होती है उसमें। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध का निर्वाह होता है, और ये इसी के उलट मुक्तक होता है कि मुक्तक में कोई भी कथाक्रम नहीं होगा, उसमें ना तो पूर्वापर संबंध कोई होगा, यानी मुक्तक अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और प्रबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके छंद और अर्थ की दृष्टि से जुड़े रहते हैं। और प्रबंध काव्य का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है, और प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कथा वस्तु जो है उसका किस प्रकार से हम वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ही सभी जो मार्मिक और भावपूर्ण दृश्य होते हैं तो उसको हम पाठक तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं, तो अनुभूतियों पर ध्यान दिया जाता है इसमें, भावनाओं पर। और ये एक विशेषता रहती है कि इसमें आदर्श की प्रधानता रहती है। तो वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि यह प्रबंध काव्य एक विस्तृत बनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं होती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण हो जाता है। इससे तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये ऐसा कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो एक और विशेषता देख लेते हैं। प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और प्रबंध काव्य में मार्मिक और भावपूर्ण स्थल विद्यमान रहते हैं। तो इसमें जो भी संबंध होते हैं, जो भी रचना होती है, तो कभी इस तरह से एक अच्छा प्रबंध काव्य वही होता है जिसमें कथा मार्मिक हो और भावपूर्ण स्थलों की हमें पहचान आसानी से हो सके। जैसे कि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी एक अच्छे प्रबंधकार ही हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत से मार्मिक जो स्थल अपने रचना में सम्मिलित किए हैं, समावेशित किए हैं, और भावपूर्ण रचना है। जैसे कि चित्रकूट प्रसंग देखें या फिर केवट प्रसंग या फिर सीता हरण है या लक्ष्मण सत्य है, तो इन सभी मार्मिक क्षणों को उन्होंने बहुत सुंदरता से उसमें वर्णित किया है। तो यही प्रबंध काव्य की विशेषता होती है। और प्रबंध काव्य की तुलना एक विस्तृत बनस्थली से की जा सकती है जिसमें यत्र तत्र सौंदर्य बिखरा होता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत बनस्थली है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था, ये कथन शायद आया भी है एक आध बार। अगला कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगली विशेषता पर। अगली जो हमारे रचना होगी, तो प्रबंध काव्य कवि की किसी महती इच्छा और इतिवृत्ति विधायनी बुद्धि का परिणाम होता है। और प्रबंध काव्य में रस पूर्ण परिपाक होता है। और प्रबंध काव्य में दो भेद किए गए प्रबंध काव्य के भी, कि एक तो महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। तो वैसे साधारण से मैं बता दूं कि महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है, काफ़ी इतिवृत्तात्मक विवरण कह सकते हैं हम उसको। और लेकिन खंड काव्य होता है, उसमें किसी व्यक्ति के जीवन का खंड चित्र ही बिल्कुल थोड़ा सा एक खंड प्रस्तुत कर दिया जाता है, बस ये होता है अंतर इनमें। और प्रबंध काव्य एक विस्तृत आकार वाली ऐसी काव्य रचना है जिसमें जीवन की समग्रता को प्रस्तुत करना कवि का लक्ष्य होता है। तो यही विशेषताएं हैं कि इसका ध्यान कथा संगठन की ओर होता है प्रबंध काव्य में। और प्रबंध काव्य भावपूर्ण होते हैं, प्रबंध काव्य मार्मिक होते हैं और प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होते हैं। और प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है। ये विशेषताएं ध्यान रखें, आगे काम आएंगी। कहीं क्वेश्चन आता है तो हिंदी के जैसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य देखें तो उसमें पृथ्वीराज रासो होगा, परमाल रासो है, रामचरितमानस तो काफ़ी ही प्रसिद्ध है, और प्रिय प्रवास हरिओत जी का, साकेत गुप्त जी का और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का, ये सभी हमारे सिलेबस में वैसे तो हैं, लेकिन ध्यान रखें ये महाकाव्य हैं और ये सभी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और खंड काव्य वो होते हैं जैसे कि जानकी मंगल हो गया। तो खंड काव्य
और महाकाव्य दोनों ही प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, ये चीज ध्यान रखें। प्रबंध काव्य के भेद अगर आप प्रबंध काव्य कह देते हैं तो वो भी चीज भी सही होती है, लेकिन प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आएंगे महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये ध्यान रखें आगे से। तो अब देख लेते हैं मुक्तक काव्य क्या होता है। काव्य के यानी पद्य के दो भेद किए गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य में एक सानुबंध कथा होती है और छंद पूर्वापर संबंध से जुड़े होते हैं, तो इसका बिल्कुल उलट होता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता है। रामचंद्रिकाओं के, हाँ बिल्कुल, खंड काव्य के अंतर्गत आएगी, जयद्रथ वध आएगा और सुदामा चरित आएगा, पार्वती मंगल, भंवर गीत, ये सब कुछ आएंगे। रामचंद्र का बिल्कुल महाकाव्य है, केशव जी का। तो मुक्तक काव्य होते हैं उसमें कोई कथाक्रम नहीं होता है, उसके छंद अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण होते हैं और उसमें पूर्वापर संबंध का अभाव रहता है। तो यही विशेषता होती है मुक्तक काव्य की। और एक परिभाषा भी यहाँ पे देख लेते हैं। मुक्तक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है मुक्त शब्द से और कन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है कि अपने आप में संपूर्ण अन, जो बस इतना ही अर्थ देखें तो, या फिर अन्य निरपेक्ष वस्तु, तो इसका अर्थ अपने आप में ही, शब्द का ही अर्थ है कि अपने आप में ये पूर्ण होता है, छंद पूरा अपना अर्थ देता है। तो यहाँ पे इसको हमें समझने के लिए कुछ इसके लक्षण देखने पड़ेंगे। तो मुक्तक काव्य के लक्षण देखने से पहले एक बात बता दूं, तो मुक्तक के बारे में कई आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे दंडी जी ने कहा था कि मुक्तक वह श्लोक है जो वाक्यांतर निरपेक्ष होता है, और जैसे मुक्तक उस, यानी उनका अर्थ ये था कि उस रचना को हम कह सकते हैं कि जो अपने आप में पूर्ण होती है रचना। तो इसी तरह से बहुत से आचार्यों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। अभिनव गुप्त जी ने भी कहा था। तो आगे पीछे के हम यही समझ सकते हैं, आगे पीछे के छंदों से कोई संबंध नहीं होता है, एक निरपेक्ष छंद जो होता है वही मुक्तक काव्य है, मुक्तक छंद है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में भी कहा था कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं होती है और इसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ, हाँ जैसे अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। तो मुक्त का वर्गीकरण अभी डिस्कस कर लेंगे। तो और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है, इसके तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध का भी एक विस्तृत जो हमने बात की बनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता उन्होंने इसको कहा है। अब इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए, बिल्कुल उसका उलट ही होता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मुक्तक अपने में पूर्ण छंद होता है, एक ऐसी रचना है जो अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण है, उसे निरपेक्ष रचना भी कह सकते हैं। और मुक्तक के छंदों में पूर्वापर संबंध का अभाव रहता है, दूसरे शब्दों में मुक्तक के आगे पीछे वाले छंदों से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, इनका अर्थ अपने से आगे पीछे से संबंध नहीं होता है। और मुक्तक काव्य में कथा सूत्र नहीं होता है और मुक्तक में रमणी एवं मार्मिक दृश्यों का चित्रण होता है। तो मार्मिक दृश्यों का तो चित्रण प्रबंध में भी होता है, लेकिन इसमें रमणी का भी होता है, रमणीयता भी ध्यान रखी जाती है, उसमें भी होता है लेकिन। और मुक्तक की रचना में कवि का ध्यान चमत्कार प्रदर्शन की ओर अधिक रहता है। सफल मुक्तक की रचना करने के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहर शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो मुक्तक में एक तरह से हम कह सकते हैं समाज शैली का प्रयोग करके कवि गाकर में सागर भरने का प्रयास करता है, यानी कम शब्दों में बड़ी बात कहने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने का प्रयास करता है। और मुक्तककार वस्तुतः शब्द शिल्पी होता है, शब्दों का निर्माता होता है, जो कि उचित शब्दों का चयन करके वह पाठकों को चमत्कृत कर देने वाली शक्ति रखता है। तो यही मुक्तककार की विशेषता होती है। तो जैसे मुक्तक काव्य को उन्होंने कहा था गुलदस्ते का प्रत्येक फूल चुना हुआ, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि मुक्तक काव्य वो है जो अपने आगे पीछे वाले से बिल्कुल संबंध नहीं होता है, एक अंश समझ सकते हैं किसी जीवन का, हमें बिल्कुल कोई एक अंश है किसी जीवन का, या फिर किसी एक पूरी रचना का किसी एक खंड है, या फिर किसी संवेदना का उसमें चित्रण किया जा रहा है, तो उसको हम मुक्तक की दृष्टि से
देखेंगे तो ये सुंदर होते हैं, रमणीय होते हैं और आकर्षक होते हैं। और इसमें वैसे मुक्तकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आचार्य ने किया है। जैसे मुक्तक उन्होंने कहा है कि मुक्तक में केवल एक छंद होता है, युग्मक जो होते हैं युग्मक में 2 छंद होते हैं, विशेषक में 3 छंद होते हैं, कलापक में 4 छंद। तो इस तरह से उसका वर्गीकरण भी अलग अलग तरह से किया गया है। तो अलग अलग जो आचार्य हुए उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका वर्गीकरण किया है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है मुक्तक क्या होता है और उसकी क्या विशेषता है। वैसे मुक्तक की अगर बात करें तो सूर का भ्रमर गीत हमारे सिलेबस में है, तो वो मुक्तक काव्य है। कबीर के पद होते हैं वो भी मुक्तक काव्य होते हैं, जैसे मैम ने कहा। तुलसी जी की विनय पत्रिका भी मुक्तक काव्य में ही आएगी। विनय पत्रिका क्या दोहावली भी उसी में है, कवितावली, दोहावली, वर्वरामण, ये सभी मुक्तक काव्य ही हैं। और बिहारी सतसई, घनानंद कवित, ये सब कुछ मुक्तक काव्य के अंतर्गत आएंगे। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम महाकाव्य किसे कहेंगे। तो महाकाव्य, जब प्रबंध काव्य के 2 भेद किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे महाकाव्य क्या होता है और प्रबंध काव्य क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे अभी जो हम प्रबंध और मुक्तक हमने डिस्कस किया ये पद के अंतर्गत आएंगे। अब प्रबंध के भी 2 भाग किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य, तो उसको देखेंगे महाकाव्य क्या होता है। तो यहाँ पे दिया भी है मैंने कि प्रबंध काव्य के 2 भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ध्यान रहेगा आपको, इनमें से महाकाव्य का संबंध चरित्र और महत्व यानी महान कार्यों से होता है और वो मानव की प्रगति का जीता जागता दस्तावेज है। इसमें रस, व्यंजना, चरितांकन, जीवन दर्शन, संस्कृति और महत्व उद्देश्यों का नियोजन रहता है। तो जैसे दिनकर जी ने कहा था कि विश्व के महाकाव्य मनुष्यता की प्रगति के मार्ग में मील के पत्थरों के समान हैं। वे व्यंजित करते हैं कि मनुष्य किस युग में कहाँ तक प्रगति कर रहा है। ये सब दिनकर जी का कथन था। बाकी जो आचार्य हमारे हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से बांटा है, इसका क्या विशेषताएं बताई हैं महाकाव्य की, वो देख लेते हैं। महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होते हैं और सर्गों की जो संख्या होती है वो कम से कम 8 होनी चाहिए और सर्गों का नामकरण उसमें वर्णित प्रसंग के आधार पर रखा जाना चाहिए। जो भी हम वर्णित करें, जो भी उसमें प्रसंग है उसके आधार पर ही इसका नाम होना चाहिए, सभी सर्गों का नाम होना चाहिए। और सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना दी जाती है। ये महाकाव्य की विशेषता होती है। हाँ बिल्कुल मैम। और महाकाव्य का नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय, धीरोदात्त गुणों से संपन्न कोई महान व्यक्ति होना चाहिए। तो ये भी इसकी विशेषता होती है कि इसमें किसी ऐसे नायक को प्रस्तुत किया जाए जो देवता हो या फिर कुलीन, क्षत्रिय हो या फिर कोई ऐसे गुणों से संपन्न महान व्यक्ति होना चाहिए। और कुछ और विशेषताएं भी देख लेते हैं। महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध या लोक विश्रुत होता है। इसमें नाट्य संधियों का विधान किया जाना चाहिए और श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से किसी एक रस की प्रधानता महाकाव्य में होती है। शेष जो रस होते हैं वो अंगी रूप में होते हैं, वो प्रधान नहीं होते। प्रधानता होती है या तो श्रृंगार रस की होगी या फिर वीर रस की या फिर शांत रस की, इसमें प्रधानता होगी। और एक विशेषता ये भी है कि महाकाव्य जब प्रारंभ होता है तो उसमें वो मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। और महाकाव्य की कथा में स्थान स्थान पर सज्जन की प्रशंसा की जाती है और दुर्जन की निंदा भी की जाती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित हो जाए, तो इस तरह की विशेषताएं इसमें रहती हैं। और महाकाव्य का नामकरण कवि, नायक या व्रत के आधार पर ही किया जाता है, ये हमने देख लिया अभी। तो भामा जी का भी यही मत था। उन्होंने कहा था कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है और आकार में बड़ा होता है और महाकाव्य में महान चरित्रों का वर्णन किया जाता है, इसीलिए महाकाव्य होते हैं, उनका ऐसा मानना था। दंडी जी ने भी अपने अपने हिसाब से वर्णन किया था कि दंडी जी ने कहा था कि महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, वो सर्गों में विभक्त होता है जो बहुत बड़े नहीं होते हैं और नायक इसका बहुत चतुर दिखाया जाता है, बहुत वो आदर्श रूप में व्यक्त किया जाता है उसको। इसी तरह से रुद्रट जी ने भी कहा था, अपने अपने हिसाब से सभी ने विशेषताएं दी हैं
तो उन्होंने कहा था कि जो भी नायक होगा वो किसी कुल का बड़े कुल का होगा, या तो युद्ध, सैन्य परिणाम, ये सभी कुछ इसमें वर्णित किए जाएंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं महाकाव्य की बताई गई हैं। और महाकाव्य से संबंधित कई रचनाकारों ने, अपने हिंदी के जो रचनाकार रहे हैं, उन्होंने भी कुछ विशेषताएं दी थी। जैसे बाबू गुलाब राय थे, तो उन्होंने भी कहा था कि महाकाव्य विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित या लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों का वर्णन किया जाता है, उनकी आकांक्षाएं दर्शाई जाती हैं, उनकी भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो हम वैसे रामचंद्र शुक्ल जी का देख लेते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने तो उनका कथन कई बार आ जाता है। तो उन्होंने कहा था कि महाकाव्य का कथानक व्यापक होना चाहिए और सुसंगठित होना चाहिए, और उसका वस्तुतः व्यापार वर्णन भावों को तरंगित करने वाला हो, और उसके भाव व्यंजना तीव्र होनी चाहिए, और उसके संवाद नाटकी होने चाहिए और रोचक होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा था महाकाव्य के बारे में। तो अब आई होप समझ गए होंगे आप सब क्या विशेषताएं होती है महाकाव्य की। अब खंड काव्य क्या है, फिर देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में अंतर क्या है। तो खंड काव्य क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। खंड काव्य की परिभाषा, तो प्रबंध काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया, महाकाव्य और खंड काव्य। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कुछ परिभाषा दी है कि उन्होंने कहा है कि महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और ये खंड जीवन इस प्रकार ग्रहण किया जाता है कि जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होता है। तो जैसे महाकाव्य में एक समग्र जीवन का चित्रण किया जाता है, उसी तरह से खंड काव्य में केवल जीवन के एक अंश का चित्रण किया जाता है। और महाकाव्य उपन्यास की तरह काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, उनकी कथा बहुत ही मंद गति से चलती है। लेकिन खंड काव्य कहानी की तरह होते हैं, यही एक अंतर होता है दोनों के अंदर। क्या कहा मैम ने, तो बाद में देखती हूँ महाकाव्य के जीवन की विविधता। और महाकाव्य में हम देखते हैं कि काफ़ी जीवन के सभी पक्षों का वर्णन किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में कभी कभी ये ध्यान रहता है कि बस जो घटना वो वर्णित कर रहा है, जिस घटना का वो वर्णन कर रहा है, बस उसको सही से वो प्रदर्शित कर सके, उस पर ही वो केंद्रित रहता है। तो कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। ब्रजेश्वर वर्मा जी ने कहा था कि खंड काव्य में कथा की एकात्मक अनुमति अनिवार्य होती है, और इसके लिए एक ओर तो खंड काव्य की कथा में एक देशीयता होनी चाहिए, और दूसरी ओर उसमें आरंभ, विकास और चरमावस्था की व्यवस्था आवश्यक है। तो ऐसा इन्होंने ब्रजेश्वर वर्मा जी ने कहा था। ये विशेषता, ये परिभाषाएं मैंने यहाँ पे इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ सके काफ़ी अच्छे से। और शंभुनाथ जी ने कहा था कि सीमित दृष्टिपथ से जीवन का जितना दृश्य दिखाई पड़ता है, उसी का चित्रण कहानी और खंड काव्य दोनों में होता है। तो यही एक अंतर आप आसानी से समझ सकते हैं कि उपन्यास किस तरह के होते हैं और कहानी किस तरह की होती है। उपन्यास बहुत धीरे धीरे कहानी उसकी आगे बढ़ती है, बहुत सारे उसमें कथाएं उसमें वर्णित की जाती हैं, बहुत सारे पक्ष उसमें लिए जाते हैं। और लेकिन जो खंड काव्य होता है वो कहानी की तरह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, उसमें कहानी में बहुत संक्षेप में बात कही जाती है, एक पक्ष का वर्णन किया जाता है। तो अब इसके भी कुछ लक्षण देख लेते हैं। तो खंड काव्य में जीवन के एक भाग का चित्रण किया जाता होता है, जबकि महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण कथानक में होता है। और रास मिराठी क्या मैंने लिखा, खंड काव्य की कथा का लोक प्रसिद्ध होना आवश्यक नहीं है, और जबकि महाकाव्य की कथा खंड काव्य की कथा संक्षिप्त होती है तथा वह अपने में पूर्ण होती है। तो इस तरह से इसका वर्णन किया कि सेम वही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं। तो खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में काफ़ी सीमित होता है, इसमें 2 या 3 पात्रों के चित्रांकन का ही अवसर मिलता है कभी को, और कभी का ध्यान पूरा कथा के विकास पर अधिक रहता है, बजाय उसके कि वो रस योजना पर ध्यान दे अधिक, उन सभी पे इनका ध्यान कम रहता है। और एक रस का चित्रण विस्तार से किया जाता है, कहीं पे 2 रस का भी चित्रण किया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो खंड काव्य में प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। और लेकिन जो महाकाव्य होते हैं उसमें
प्रत्येक सर्ग में अलग अलग छंद प्रयोग होते हैं। तो यही इनकी कुछ विशेषताएं रहती हैं। तो खंड काव्य ऐतिहासिक या लोक विश्रुत अनिवार्यता होती है इसमें, और कभी किसी काल्पनिक कथानक का निर्माण ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र को आधार बनाकर कर सकते हैं, और इस कथानक को खंड काव्य की कथा वस्तु बनाया जा सकता है। और खंड काव्य सर्गबद्ध भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार सर्गों के नामकरण किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। इसमें कोई एक ऐसा नहीं होता है कि करना ही करना है, आपको उसका सभी सर्गों का नाम देना ही है, ऐसा कोई अनिवार्यता इसमें नहीं होती है। और लेकिन जैसे महाकाव्य में हमने देखा था सर्गबद्धता अनिवार्य होती है, सर्गों का नामकरण अनिवार्य होता है। और खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में सीमित होता है, उसमें 2 या 3 पात्रों के चरित्रांकन का अवसर ही कवि को मिल पाता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। तो शायद समझ में आपको आ गया होगा खंड काव्य में क्या अंतर होता है, खंड काव्य क्या है और खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है। अब देख लेते हैं अगला क्या है, गीत काव्य। तो गीत काव्य तो जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, तो गीत काव्य का प्रमुख तत्व है गेयता। तो जिसे गाया जा सके वह गीत है, और प्रत्येक देश व जात के गीत प्राचीन काल से गाए जाते हैं, प्रत्येक देश में और जाति में, तो वर्तमान में भी गाए जाते हैं, किंतु साहित्य में गीत शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की जो परिभाषा थी उसको देख लेते हैं। एक उन्होंने कहा था कि किसी वाद्य यंत्र के सहयोग से गाया जा सकने वाला काव्य रूप सामान्यतः गीत कहलाता है। तो इनकी ये परिभाषा थी। बाकी और आचार्यों ने भी अपनी अपनी परिभाषा दी थी। गणपत चंद्र गुप्त जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि गीत काव्य एक ऐसी लघु आकार वाली मुक्तक शैली में रचित कविता है जिसमें कवि अपने निजी अनुभूतियों को या किसी एक भाव दशा का प्रकाशन लयपूर्ण करता है और कोमल पदावली होती है। और उसी तरह से महादेवी वर्मा जी ने भी कहा था कि सुख दुख की जो भाव है, भाव उस अवस्था को इसमें प्रयोग किया जाता है, उन्हें गिने चुने शब्दों में वर्णित किया जाता है। तो वही गीत काव्य होता है, लेकिन लय होनी चाहिए उसमें, लय की उन्होंने बताई थी विशेषता, प्रधानता होनी चाहिए। और कुछ देख लेते हैं गीत काव्य का लक्षण क्या होता है, यानी विशेषता इसकी क्या क्या है। मेन वही है कि गीत काव्य में गेयता का होना अनिवार्य है, और गीत काव्य में भावों का सहज उद्रेक और प्रकृत वेग होता है। गीत काव्य में व्यक्तिगत अनुभूतियों का भावपूर्ण वर्णन होता है, और गीत काव्य का इतिवृत्त सीमित किंतु यथार्थ पर आधारित होता है। और गीत काव्य में कोमल कांत मधुर पदावली का प्रयोग होता है। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं जो कि गीत काव्य में होने चाहिए, तभी वो गीत काव्य कहलाता है। और गीत काव्य में उपलब्ध संगीतात्मकता का संबंध राग और ताल से न होकर ऐसे शब्द संयोजना से होता है, शब्द योजना से होता है जो स्वर व्यंजन की मैत्री के द्वारा संगीत की मधुरता उत्पन्न कर सके। तो हम ऐसा कह सकते हैं साधारण शब्दों में, कवि की जो आत्मानुभूति है, कवि की अनुभूति को जब हम मधुर शब्दों से व्यक्त करते हैं और उसमें गेय स्वर में व्यक्त करते हैं तीव्रता के साथ, तो उसी को ही हम गीत कहेंगे, उसी को ही गीत काव्य कहेंगे। तो प्रत्येक जो भी गेय रचना है वो गीत काव्य के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि गीत काव्य की परिधि में केवल गीत रचनाएं ही नहीं आएंगी, उनका संबंध होता है कवि की जो वास्तविक अनुभूति है, आत्मानुभूति है, उससे। तो कवि उसे किस तरह से वर्णित करता है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो वाद्य यंत्र का ही प्रयोग करे। तो इसलिए हम बस इतना कह सकते हैं कि आत्मानुभूति और व्यक्तिगता गीत काव्य के लिए अनिवार्य है, और इसी का ही वर्णन वो अपने काव्य में करता है। तो गीत काव्य में किसी एक भाव दशा का लयपूर्ण प्रकाशन होता है, और गीत काव्य में व्यक्त भाव एवं अनुभूति भले ही व्यक्तिक हो, किंतु उसका तादात्म्य सभी पाठकों से होता है। तो पाठक जब भी उस रचना को पढ़ते हैं तो उनको स्वयं ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे लिए ही लिए है, वो सेम फीलिंग को महसूस कर पाते हैं जैसा कवि रचना लिखते समय अनुभव करता है। और गीत काव्य का संक्षिप्त होना परमावश्यक है। उसमें जो भी भाव, कथ्य या वर्ण विषय रहे वह संक्षिप्त होने पर भी अपना प्रभाव छोड़ पाता है, ऐसा इसकी विशेषता होती है। और गीत मुक्तक शैली में
तथा लघु आकार में प्रस्तुत की जाने वाली गेय रचना है। तो आप समझ गए होंगे, मुक्तक शैली में ये लिखी जाती है और लघु आकार में प्रस्तुत की जाने वाली गेय रचना को ही हम गीत काव्य कहते हैं। और इसमें भावों की प्रधानता रहती है, यही विशेषता है इसकी। सरसता होती है, निजीपन होता है, काफ़ी भावात्मकता होती है, तो यही इसकी विशेषता है। रागात्मक होते हैं ये सभी गीत काव्य। तो गीत काव्य के अंतर्गत जैसे एक सामान्य अर्थों में बता दूं तो गीत काव्य के अंतर्गत आएंगे हमारे प्रेम गीत हो गए या नृत्य गीत, युद्ध गीत, शोक गीत, सभी कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम राष्ट्रगीत लिखते हैं तो वो भी गीत काव्य के अंतर्गत ही आएंगे। इत्यात्मकता क्या होती है? किसी चीज़ का बहुत विस्तृत से वर्णन करना। जैसे एक विस्तार रूप से विनय पत्रिका है तुलसी की, तो वो गीत काव्य है। विद्यापति की पदावली है, पदावली के पद जो हैं वो गीत काव्य हैं। तो ये जैसे सामाजिक गीत हो गए, शोक गीत हो गए और वीर गीत, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। शिशु गीत, अभिनय गीत, उपदेश गीत, सभी प्रकार के गीत गीत काव्य हैं जिन्हें हम गा सकते हैं, वही गीत काव्य है। अब लास्ट देख लेते हैं चंपू काव्य क्या है। एकार्थ काव्य मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, एकार्थ काव्य बस ऐसे साधारण बस ऐसे डिस्कस कर लेंगे। चंपू काव्य क्या है? तो श्रव्य काव्य को 3 प्रकार से बांटा गया था, हमने देखा था, पद, गद्य और चंपू काव्य। तो चंपू काव्य उस रचना को कहते हैं जिसमें गद्य और पद दोनों का समावेश होता है, और यानी गद्य पद की जो मिश्रित रचना को हम चंपू रचना कहते हैं। जैसे आचार्य भोजराज की थी कि चंपू रामायण, या फिर रस तिलक है सोमदेव सूरी की, तो वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगी। चंपू एक ऐसी विधा है जिसे हम ना तो गद्य कह सकते हैं और ना ही हम उसको पद कह सकते हैं, और उसे दृश्य काव्य भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नाटक के तो गुण होते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। तो चंपू काव्य सामान्य रूप से आप यही कह सकते हैं, क्योंकि दंडी जी ने अपने काव्यदर्श, अगर आप काव्यदर्श के बारे में पढ़ेंगे तो काव्यदर्श में उन्होंने कहा था कि गद्य पद मिश्रित रचना को हम चंपू नाम से जानते हैं, चंपू नाम से अभिहित करते हैं। और चंपू काव्य का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन काल में ही होता था, ऐसा नहीं है कि वो अभी से होने लगा, बहुत पहले से उसका होता था। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो जैसा बात की, चंपू काव्य में गद्य पद का मिश्रित रूप प्रयुक्त होता है, और चंपू काव्य में पद के बीच में गद्य का प्रयोग वर्ण विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। और चंपू काव्य को विद्वानों ने मौलिक एवं मधुर रचना मानते हुए ये स्वीकार किया कि चंपू काव्य में गद्य पद का मिश्रण ठीक वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा द्राक्षा मधु का मिश्रण या वाद्य एवं गीत संयोजन। और चंपू एक प्रबंधात्मक रचना है जिसमें एक कथा होती है, और मुख्य कथा के साथ साथ इसमें प्रासंगिक कथाओं की योजना होती है। पूरी एक प्रबंधात्मक रचना रहती है ये। और चंपू काव्य का नायक देवता, मनुष्य, गंधर्व, पशु पक्षी कोई भी हो सकता है नायक इसका। और न तो इसमें चंपू काव्य में पात्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध होता है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नायिका की उपस्थिति अनिवार्य ही है। तो इसमें शांत, वीर और श्रृंगार रस में से कोई एक रस प्रधान होता है, शेष सभी अंगी रूप में होते हैं। और वस्तु वर्णन, रूपाकार, अलंकार आदि की दृष्टि से चंपू लिखने वाले कवि को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। तो चंपू एक और तो हम कह सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य के निकट है, तो दूसरी ओर वो गद्य काव्य के भी निकट माने सकते हैं। तो दोनों के ही उसकी निकटता बनी रहती है। चंपू काव्य में कोई नाटक नहीं हो, ये इसे नाटक से आप ना जोड़ें, क्योंकि इसमें कोई अभिनय का कोई उसमें रहता ही नहीं है तत्व। शैली संवादात्मक होती है और कई जगह पे नहीं भी होती है, तो दोनों का मिश्रण है। जैसे एक रचना है यशोधरा, जैसे हमने शायद कल ही बात की थी, वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा, 2-3 दिन पहले बात की थी। तो वो चंपू काव्य है जिसमें दोनों तत्व मिल जाते हैं आपको, गद्य भी और पद्य भी। तो इसी तरह की रचनाएं इसमें आएंगी। और एकार्थ काव्य की बात करें तो एकार्थ काव्य होता है वो महाकाव्य और खंड काव्य के बीच की श्रेणी होती है, जिसमें ना तो महाकाव्य जैसा उसमें विस्तार होगा, ना उसका कोई उद्देश्य होगा, ना व्यापकता होगी, लेकिन उसमें हमें बस विशेषता उसकी यही रहेगी कि उसमें जीवन की विविधता का वर्णन किया जाएगा। इतनी विस्तृत नहीं होंगी, उतनी व्यापक नहीं होंगी, ना उसका कोई उद्देश्य होगा। बस एकार्थ काव्य यही है कि दोनों महाकाव्य और खंड काव्य के बीच के जो वर्णन है वो उसके अंतर्गत आएगा। जैसे
महाकाव्य का प्रमुख तत्व क्या होता है कि व्यक्ति जीवनी, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति का पूरा वर्णन कर दिया या किसी भी घटना का पूरा बृहद रूप में वर्णन कर रहे हैं तो वो महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। खंड काव्य में एक किसी घटना का वर्णन करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो एक सीमित पक्ष अगर हम लेकर वर्णन करते हैं, संकुचित अर्थ पक्ष का वर्णन करते हैं, तो वो आएगा एकार्थ काव्य के। एकार्थ काव्य की शायद कहीं पे आते नहीं वैसे क्वेश्चन, खास कर आते हैं चंपू काव्य से संबंधित महाकाव्य, खंड काव्य। तो अब आप जब रचना पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि कौन सा क्या है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देनी चाहिए थी जो कि नहीं रही है, बाकी आपने जिसने क्लास देख लेगा जो भी उसको तो पता रहेगी, बाकी जो सिर्फ PDF देखेगा तो उसको नहीं पता रहेगा कि काव्य के दो भेद किए गए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, चंपू आता है। तभी हम पद के दो उपभेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक। और प्रबंध के ही अंतर्गत महाकाव्य आता है और खंड काव्य। अगर हमने ऐसा है कोई रचना प्रबंध काव्य आपको नहीं पता है, कोई रचना आपको ये नहीं पता ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, तो आपने प्रबंध काव्य कह दिया तो भी वो सही माना जाएगा। और अगर आप इस तरह से इसको बांटा गया है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो जो कि संबंधित है काव्य के प्रकार से। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। और ये हमारे कुछ अन्य माध्यम हैं जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।